ठीक है, तो अब एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा इंटरेक्ट करते रहना, बीच में हाँ ना बोलते रहना, ठीक है। लोगों का ऐसे डाउट आता है कि भाई आप बहुत फास्ट जा रहे हो, फास्ट पेस में पढ़ा रहे हो, तो फिर फास्ट पेस में पढ़ाने का रीज़न यही होता है कि जब मैं बताता हूँ तो सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये चीज़ मत करना, इंटरेक्ट करते रहना आगे, फिर मैं आपकी मजा आएगा, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। वही नहीं, वही वाईफाई की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में जाने से पहले मैं बताता हूँ इसकी एक हिस्ट्री क्या है। तो जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, जब नया नया इंटरनेट आया था ना, तो फिर इंटरनेट ऐसे सब लोग के लिए एक साथ नहीं आया था। तो इंटरनेट जब आया था 1990 में, तो फिर इंटरनेट का मेन जो पर्पस होता है वो होता है डेटा शेयरिंग। कि मतलब आपके पास एक कंप्यूटर है और आपके पास दूसरा कंप्यूटर है, आप इसके बीच में डेटा शेयर कर पा रहे हो, तो दैट इज लाइक इंटरनेट का पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन ये सबके लिए अवेलेबल था नहीं, तो सबके लिए अवेलेबल नहीं था, तो फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा भाई हमें भी डेटा शेयर करना है, हर यूजर के लिए चीज क्या बोलते हैं, मतलब वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए वेबसाइट यानी वेब सर्वर्स का कॉन्सेप्ट आया था। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं ही बता देता हूँ। मान लो आपके पास एक मशीन है, ठीक है, आपका दूसरी मशीन है, अब फंडामेंटली देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था तो फिर इनके बीच में एक कनेक्टिविटी जो थी वो मेंटेन कर ली गई। कैसे करी गई थी, वो इंटरनेट कैसे काम करता है वो आपको एक तरह पढ़ाएंगे DCCM में, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मान लेते हैं कि अपने पास 1990 में एक ऐसा वेब था कि आप दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो। लेकिन अब डेटा जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मान लो इंडिया से, चलो यूरोप से इंडिया में कुछ गुड्स को ट्रांसफर करना है, तो आप उसके लिए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, एक तरह का मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो लेकिन अब मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप गुड्स कौन सा मंगा रहे हो। अगर आप पेट्रोलियम मंगा रहे हो तो उसका तरीका क्या होगा, पाइपलाइन, राइट। मान लो आप वुड मंगा रहे हो, वुड लकड़ियाँ, लॉग्स वगैरह, तो उनको कार्गोस के थ्रू हो सकता है भेजोगे। अगर आप कार मंगा रहे हो सकता है उनको कार्गोस के थ्रू भेजोगे। हो सकता है आप वेपन्स वगैरह मंगा रहे हो, आप बाय रोड भेजोगे किसी न किसी तरह। तो फिर उसी का इक्विवेलेंट जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसी का इक्विवेलेंट होता है पोर्ट्स, ठीक है। ये चीजें कहीं ना कहीं लिख दो ना, बाद में भूल जाओगे, पेन पेपर है, ठीक है। तो जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स अलग अलग तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक होता है UDP है, HTTP है, आपका SMTP है, और आपका FTP है। तो जो इंटरनेट होता है उसमें ये सारे पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आपको पता होता है कि सामने से डेटा किस टाइप में आने वाला है। तो इसको जैसे मान, ठीक है, तो ये है मान लो कंप्यूटर नंबर 1 है, ये कंप्यूटर नंबर 2 है। तो जब ये यहाँ से डेटा भेजेगा ना किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू, तो इसको पता होगा कि कौन से टाइप का डेटा आने वाला है, तो वो उसी तरह उसको रिसीव करेगा। ये जिस तरीके से भेजेगा वो उसी तरह से उसको रिसीव करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ईमेल भेजनी होती है, ईमेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बताना जरा कोई। ईमेल में क्या क्या चीजें होती हैं, जब आप मेल सेंड करते हो आप क्या क्या डेटा डालते हो, यूजर ईमेल सेंड, सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, ईमेल आईडी होती हैं, ठीक है, और क्या होता है, टेक्स्ट, हाँ मतलब जो बॉडी होती है, ठीक है, और क्या होता है, अटैचमेंट्स होती हैं, अटैचमेंट लाइक वीडियो होती है, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मेट हो गया ईमेल का। तो इस फॉर्मेट को रीड करने के लिए SMTP करके एक प्रोटोकॉल होता है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया है ईमेल सेंड करने के लिए। अब ये सब पूरा पढ़ाने का पर्पस पता है क्या है, कि जो वेबसाइट होती है ना वो मेनली HTTP पे काम करती है।
हमें कुल मिला के सिर्फ HTTP को पढ़ना है फिलहाल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगी ऐसे करके, इस पे एक रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पांस में भी HTTP पे ही रिक्वेस्ट आएगा, सॉरी जो रिस्पांस आएगा वो HTTP पे ही आएगा। इतना समझ में आ गया? पहले इतना आगे किसको डाउट है इसमें पूछ लो। कोई डाउट? सर HTTP पे जाती है वैभव HTTP पे जाती है उस पे आगे आएंगे ना, मतलब इसी का एडवांस वर्जन है HTTPS। कुल मिला के इसमें इंक्रिप्शन नहीं होता है, इसमें इंक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन होगा वो भी मैं आगे बढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। तो ये दोनों में इंक्रिप्शन का अंतर होता है। और कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो फोर्थ समझ में आ गया। अब समझते हैं, चलो ठीक है इसको रहने देते हैं, याद होगा। ठीक है, अब जो बंदा था जिसने बनाया था ये वेबसाइट का कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट क्या है मेनली ये समझो। मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। पर्सन ए के पास एक फाइल है, ठीक है, और ये कुछ फैंसी फाइल है, नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल है। ये चाहता है, ये से लाइक बहुत दूर रहता है, जैसे कि भाई पूरे कंट्रीज का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसे कॉमन वो तो है नहीं डिनोमिनेटर जिससे लोग आपस में फाइल शेयर कर पाए। फिर मैंने सोचा क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एक तीसरा कंप्यूटर जो है बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ये जो पीसी है ना वो इसी की तरह है, इन दोनों मतलब इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, फंडामेंटली कोई अंतर नहीं है। और ठीक है, तो इसने किया क्या कि इसके पास एक फाइल है, ये चाहता है कि ये फाइल ये इसको शेयर करे, तो क्या करेगा, इस फाइल की कॉपी ना यहाँ पे डाल देगा, ताकि जब भी इस पर्सन को इसकी फाइल चाहिए होगी, ये इस पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा। सॉरी, इस टर्म को बहुत ध्यान से सुन लेना, रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये जो सर्वर है इसे सर्वर कहते हैं, ठीक है। ये वापस में इसको रिस्पांस में ये फाइल दे देगा। इस वर्ड को ध्यान देना, रिस्पांस। जो पूरी की पूरी वेबसाइट होती है खाली दो मेन टर्म्स पे काम करती है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस। ये प्रैक्टिकल कैसे दिखते हैं अभी दिखाऊंगा मैं। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये हुआ कि ये फाइल जो थी वो सिर्फ इसके लिए अवेलेबल नहीं है, दुनिया में कोई भी कंप्यूटर होगा ना वो अगर इस पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो इसको रिस्पांस में फाइल मिल जाएगी। कोई कितने भी लोग आएंगे रिक्वेस्ट मारेंगे, उनको रिस्पांस में फाइल मिल जाएगी। और यही होता है वेबसाइट। आप google.com पे जाते हो, आप google.com पे रिक्वेस्ट करते हो, तो आपको बदले में क्या मिलता है? उसका एक होम पेज मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, कोई डाउट? ऐसा वो जो कनेक्शन होगा दोनों के बीच में, हाँ। रिलायबल नहीं हो तो क्या ना रिलायबल नहीं हो तो मतलब कैसे? जैसे कि मतलब कि मैच में अटैक हो जाए तो फाइल के अंदर अटैक हो जाएगा। फाइल के अंदर जैसे वायरस वगैरह हो गए, हम आप कह रहे हो सर्वर पे, मतलब सर्वर से इसके पास। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, कोड बताया था ना, तो मैंने क्या बताया, HTTP के थ्रू भेजते हैं ना, HTTP अलाउ पता है किसे करता है? कौन से डेटा को ट्रांसफर करने का अलाउ करता है? टेलीस्टोन बाद में आने वाला था, पर अभी बता देता हूँ। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मेनली यही होता है। थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट भी होते हैं, JSON वगैरह की चीज़ें होती हैं, XML करके होता है। मेनली खाली यही डेटा टाइप होता है जिस पर HTTP अपने थ्रू जाने के लिए अलाउ करता है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि वायरस वगैरह हो गया, वायरस मेनली इसमें होता है, ये इसी तरह होते हैं।
ही नहीं करता। EXE वगैरह HTTP के थ्रू ट्रांसफर नहीं करते, उनके लिए FTP होता है। और अगर FTP के थ्रू आप कर भी रहे हो डेटा, वो अलग चीज़ है। हम कभी खाली FTP पे देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फाइल वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगी। फाइनल प्रॉब्लम होगी, HTTP अलाउ नहीं करता है डेटा वगैरह ट्रांसफर करना। ठीक है, अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं। इनके अंदर होता क्या है? कितना होगा? ठीक। ये है क्लाइंट है और ये सर्वर है। फाइल अपनी कहाँ होगी? फाइल अपनी यहाँ होगी। ठीक है, अब जो रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट के कुछ वो होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं। एक होता है गेट रिक्वेस्ट, दूसरा क्या होता है? बोला किसे? पोस्ट। तीसरा चलो फिलहाल के दो रखते हैं, ठीक है, पुट वगैरह आगे देखेंगे। तो गेट रिक्वेस्ट होती है, जो रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर मेनली यही डेटा होता है कि अपने को रिक्वेस्ट से करना क्या है। हमें सर्वर पे कुछ चीज डालनी है या फिर हमें सर्वर से कुछ लेना है, दोनों भी एक साथ कर सकते हैं क्या? तो गेट रिक्वेस्ट मान लो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्राउजर है, ठीक है, आपका ब्राउजर है, आप ब्राउजर पे गए, आपने लिखा www.google.com। अभी क्या करेगा? अब ये चीज ध्यान से सुनना, आपने तो लिखा google.com, और इस google.com का सिग्निफिकेंस पता है क्या होता है? मतलब आपको लगेगा कि यार google.com का, उसको पता कैसे लगेगा कि इसी सर्वर पे जाना है? दुनिया में मिलियंस ऑफ सर्वर्स हैं, तो उसके लिए DNS करके एक चीज होती है। क्या होता है DNS का फॉर्म? तो डोमेन नेम सर्वर में क्या होता है, हर क्या बोलते हैं उसे, हर डोमेन का ना एक IP एड्रेस से मैपिंग वर्क की होती है। मान लो 168 समथिंग समथिंग ऐसे ही कुछ होता है, गूगल में याद नहीं है 16 समथिंग क्या होता है, उसकी मैपिंग वर्क की होती है। तो जैसे ही आप ब्राउजर में google.com एंटर करते हो, वहां से सीधा रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? इस IP पे, और इस IP के कौन से पोर्ट पे? जिस भी पोर्ट पे जाएगा वो पोर्ट होगा कौन सा? HTTPS या फिर HTTP। ठीक है, तो मान लो डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है HTTP का वो 80 होता है, डिटेल है, नोट करना नोट कर सकते हो। तो वो वहां जाएगा, इस पोर्ट पे बोलेगा कि भाई मेरे को google.com का होम पेज चाहिए। रिक्वेस्ट में तो चलो इतना ही था। अब रिस्पॉन्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक एक करके ध्यान देना। जो रिस्पॉन्स होता है उसमें क्या क्या डेटा होता है? सबसे पहले तो होम पेज ही होगा, ऑब्वियसली। होम पेज में क्या होता है बताता हूँ। होम पेज की HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, उसको बंडल करके ये ऐसा रिस्पॉन्स भेज देगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं भेजेगा, इसके साथ एक कोड भी भेजता है, और वो कोड हमेशा 3 डिजिट का होता है। पहला डिजिट पता क्या होता है? पहला डिजिट होता है कि ये जो आपकी रिक्वेस्ट गई थी ना, उसके साथ उसका जो रिस्पॉन्स आया है, उसकी क्या बोलते हैं, बेसिकली उस रिक्वेस्ट के साथ हुआ क्या वो बताता है पहला डिजिट। मतलब मान
2 का मतलब होता है सक्सेस, 3 का मुझे याद नहीं, 4 का मतलब होता है नॉट फाउंड, और 5 का मतलब होता है कि कोई भाई सर्वर पे कोई एरर आ चुका है। तो अगर मान लो इसने 200 भेजा है तो 200 का मतलब होता है भाई सक्सेस, कि आपने मांगा था होम पेज और मैंने आपको होम पेज दे दिया। अगर मान लो यहाँ पे 404 होता, 404 का मतलब सबको पता होगा मेरे ख्याल में, मॉर्निंग नींद देखे होंगे। एक सबसे मेन होता है 500, 500 का मतलब कोई बता सकता है? 500 का मतलब 500 का मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर, जो कि अमेज़न पे आता रहता है। तो 500 का मतलब होता है कि भाई साइट पे कुछ ना कुछ कोड में एरर आया है और उसी वजह से हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो खैर ये 2 चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं, मान लो क्या बोलते हैं 404 नहीं मैं और डेटा इसके साथ रिस्पॉन्स और डेटा के आता मैं ये बता, मान लो इसमें छोड़ के अभी इतना प्रैक्टिकल में आ गए, तो मैं एक बार ये पूरा दिखाई देता हूँ। अगर इस मतलब तो जो लोग ऑनलाइन में थे वो तो ठीक है, जो लोग नहीं थे उनको बता रहा हूँ। जैसे कोई भी होम पेज पे जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे ना, राइट अप बोलो जैसे कि अगर राइट क्लिक करके किसी पेज पे इंस्पेक्ट करते हो ना, कोई भी वेबसाइट, ये तो मैंने रैंडमली ऑनलाइन सेशन बना के, तो नीचे ऐसा खुल जाता है और इसके अंदर पूरा ऐसे R&D वगैरह कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह की भाई साइट किसमें बनी है किसमें नहीं बनी है, कैसे कैसी चीज़ें। तो नेटवर्क वाला टैब होता है, अभी ये ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से इसका मैंने यहाँ पे अभी तुम्हारे सामने ही जो ये सब सेटअप कर रहा था मैं, तो फटाफट मैंने कोड लिखा था, उसने नोटिस किया होगा नहीं किया होगा। हाँ जी ब्राइटनेस भी अगर हो सके तो ब्राइटनेस यार मेरे तो फुल है। मतलब मेरे पीसी पे दिखा रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम हो रही है देखने में? ये ठीक है, मतलब आ रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है पूरा, और अगर हो जाएगा तो सही है। ठीक है तो ये दिखेगा हो गया। तो मैंने आपको कुछ कोड लिखा था, वो कोड मैंने इसी फंक्शनैलिटी को दिखाने को लिखा है। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा ना यहाँ पे तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है दिखेगी, ये दिखा कुछ, ये चीज़ ये दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे पता नहीं है 200 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ तब दिखेगा। तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट भेज फुल स्टैक फ्रंट एंड होता है, ठीक है, फिर होता है बैक एंड। यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, कोई भी लैंग्वेज यार, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक फंडामेंटली कुछ कॉमन नहीं होता, प्लस में कुछ भी कॉमन नहीं होता। फ्रंट एंड अलग एकदम अलग बनाया जाता है, बैक एंड एकदम अलग बनाया जाता है। इन दोनों के बीच में एक ही चीज कॉमन होती है, API। जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैंने दिखाया ना, मैंने यहाँ से कुछ डेटा भेजा था यूजर्स के लिए, सामने से मुझे डेटा मिला था यूजर्स का, मैंने जावास्क्रिप्ट को यूज करके भेजा था रिक्वेस्ट। किसको भेजा था? बैकएंड को भेजा था, और बैकएंड ने मुझे क्या दिया था? उसी यूजर्स का डेटा दे दिया था। तो इससे पता ये चलता है कि फ्रंट एंड जो होता है उसका सोल पर्पस ये होता है, जो यूजर इंटरेक्ट करता है हमेशा फ्रंट एंड से होता है। फॉर एग्जांपल मान लो
आपके पास जो गूगल का होम पेज था उसकी हम बात कर रहे थे, उस पे जब आप जाते हो तो पहले क्या होता है, सर्च बार होता है एक नीचे, यहाँ पे गूगल लिखा होता है, ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पे कुछ टाइप करते हो और फिर दबाते हो एंटर। इससे होता क्या पता है, जो जावास्क्रिप्ट होती है, HTML और CSS तो चलो इसको यूज करके हम पूरा पेज बनाते हैं, पर जब आप एंटर दबाते हो ना तो फिर रन होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या भेजती है, क्या भेजती है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में एक डेटा भी जाता है, वो डेटा पता है क्या जाता है, जहाँ जो भी यहाँ पे टाइप कर रखा होता है ना, मान लो यहाँ पे आपने टाइप कर रखा है ट्री, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ से भेजता है रिक्वेस्ट सर्वर को बैकएंड पे, तो कहता है भाई किसी यूजर ने ट्री क्वेरी भेजी है और हमें ट्री का सर्च रिजल्ट चाहिए। तो बैकएंड लेता है इसको, इस कीवर्ड को लेता है, अपना जितना भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होता है, जो भी गूगल का होता होगा एल्गोरिथम, उसको रन करता है और टॉप 10 सर्च रिजल्ट निकालता है, उसको लेता है और प्लस खाली रिजल्ट नहीं भेजेगा, उसके साथ क्या ऐड करेगा, उसके साथ ही ऐड करेगा HTML प्लस, बोलते रहो यार, प्लस, क्योंकि खाली रिजल्ट नहीं दिखा सकता। जो मैंने आपको रिस्पॉन्स में दिखाया था, बहुत ही वियर्ड टाइप का डेटा देखने में लग रहा होगा, वो खाली रिजल्ट था, उसमें कोई भी HTML CSS इन्वॉल्व नहीं था। ये 10 रिजल्ट सर्च करेगा और प्लस उसमें HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट को ऐड करेगा और इन सबको मिला के एज ए रिस्पॉन्स थ्रो करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक और पेज जो कि दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसका सर्च बार हो सकता है ऊपर हो, जो जिसका गूगल हो सकता है यहाँ कोने में लिखा हो, और यहाँ पे वो 10 सर्च रिजल्ट आपको डिस्प्ले मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ योर वेबसाइट जो है वो वर्क करती है। यहाँ पे वो API अगर ना होती तो क्या होता, बताओ, API ना होती, रिक्वेस्ट सेंड नहीं होती है, क्या रिक्वेस्ट सेंड नहीं होती। हाँ, क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट ने जो रिक्वेस्ट भेजी है ना, वो बैकएंड पे API के थ्रू ही भेजी है। API कुछ इस तरह दिखती है, मान लो स्लैश यूजर्स जो अभी मैंने दिखाया था, स्लैश सर्च, अगर मैं गूगल पे दिखाऊं, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी सर्च किया, स्विच करना सबसे ज्यादा। हाँ, अगर मान लो अभी यहाँ पे google.com है खाली, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लो सर्च करूँगा, मैं दबाऊंगा एंटर, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्लैश दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, दिख रहा है ना, स्लैश सर्च। तो इसने बेसिकली स्लैश सर्च पे एक रिक्वेस्ट भेजी है, और रिक्वेस्ट के आगे भी देखना, इसने ये भी दे रखा है क्वेश्चन मार्क q इक्वल टू ट्री। तो q इक्वल टू ट्री का मतलब क्या है कि उसने क्वेरी भेजी है कि स्लैश सर्च और क्वेश्चन मार्क क्वेरी इक्वल टू ट्री, यानी कि ट्री का डेटा हमें सर्च रिजल्ट में दिखा दो। तो इस तरह अपना पूरा वो काम करता है। इवन ये बता देता हूँ, मान लो ठीक है, मैंने दोबारा सर्च किया और ऐसे एक बार नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो ये दिखाना ना व्हाट इज 10 सेंटेंस अबाउट ट्री। जब इस पे भी इवन क्लिक करोगे तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये तो डेटा दिखा देगा, नहीं दिखाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, मैं वो प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ, तो क्लिक करोगे, ये देखो, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, इसने यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट भेजी कॉल बैक करके, और इसने रिस्पॉन्स में ऐसे बहुत ही गंदा सा कोड लिख के दिया है। ये गंदा सा कोड पता है किस चीज का है? ये जो नया
ये नीचे बना है ना, बन के आया है, इस पे क्लिक करने पे ये कोड इस चीज का है। तो बेसिकली जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, इसने रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मेरे को नीचे क्या बोलते हैं, ये जो वर्ड इज 10 सेंटेंस अबाउट ट्री है उसका मेरे को डेटा चाहिए। उसने रिस्पांस में एक कोड दिया और इसी कोड को इसने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, इसलिए ये बड़ा हुआ बना के दिखा दे रहा है। सो इसी तरह कंपोनेंट बाय कंपोनेंट पूरी वेबसाइट बनती है। तो वही HTML का काम होता है पूरा पेज को डिजाइन करना, CSS का काम होता है उस डिजाइन को अच्छे से सजाना, उसमें जो भी कलर्स वगैरह होते हैं, चीजें होती हैं, उन सब चीजों को डिफाइन करना। और जावास्क्रिप्ट का काम होता है कि भाई पेज पे जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी वहाँ से जो डेटा आएगा उसको इंजेक्ट करना है, साइट में किस तरह से डिस्प्ले करना है, ये सब चीजें जावास्क्रिप्ट का काम होता है। और बैकएंड का काम होता है इन सब चीजों को प्रॉपर्ली सर्व करना, क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो आपका बैकएंड पे स्टोर है। किसी ने कहा था कि भाई वेबसाइट में डेटाबेस भी होता है, तो हाँ, तो जो भी आपका जो API है, API जो होती है वो डेटाबेस के थ्रू ही जो डेटा होता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है, वहाँ से निकाल के लाते हैं। तो API का काम होता है कि भाई जब भी रिक्वेस्ट जाए तो बैकएंड के थ्रू डेटाबेस में एंटर करें। क्या हो गया डेटाबेस में? आप सभी के पास अभी एक फॉर्म आया होगा, उस फॉर्म में ना पार्टिसिपेंट 1 पार्टिसिपेंट 2 दो लिखे हैं। एक आदमी एक भरेगा, ठीक है, एंड यू जस्ट हैव टू फिल वन। एक फॉर्म पे जब आगे 2 आ जाए आप बस उसको पीछे कर देना, 2 और कर देना। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, वी वांट ऑनेस्ट फीडबैक फॉर आवर सेशंस। थैंक यू। ओके। पहले करा दे फिर कंटिन्यू करो। तो टू योर सरप्राइज जो डेटाबेस का कह रहा था, जो API होती है और जो डेटा लेके आती है और डेटाबेस के अंदर से ही लेकर आती है। तो कैसे होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बात करेंगे। हाँ बस नहीं ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? मैं पूछूं मेरे डाउट? How to connect database? How to connect database? मैं वहाँ तो आया ही नहीं। तो उसके लिए विशेष अभी टाइम कितना है? 10 मिनट, 10 मिनट। अभी तो मेरे ख्याल से कुछ काम करता हूँ, अगली बार सब लोग एक काम करो, पाइथन इंस्टॉल कर दो। ठीक है, कितना में इंस्टॉल है? सब मोस्टली इंस्टॉल है, जिनके पास नहीं है इंस्टॉल वाईफाई चल रहा है, वाईफाई सॉरी वी कांट। वाईफाई नहीं चल रहा, बैक एंड भेजने के बाद ही नहीं चल रहा। कितना बार चल रहा है बैक एंड भेजने के बाद अभी वाईफाई? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करो, अगले सेशन पे टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए अगले सेशन के लिए मैं वो देखूँ तो लोगों को करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये वाली वेबसाइट कितने लोगों को पता है? ये तो सब लोग को पता है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं। तो जाके इसमें HTML सीख लेना। मतलब तुम लोग को लग रहा होगा कि हमको यहाँ पे सीखने आए तो कह रहे हैं बट जाके बेसिक्स वगैरह यहाँ से सीख लेना। नहीं आता तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे देख लेना HTML वगैरह, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर देख लेना। CSS सेम वेबसाइट पे CSS वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना। सुनो सुनो सुनो, मैं ये क्या है इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगले सेशन में अगर मैं कोड लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कोड लिख रहा हूँ और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा लिख क्या है। तो
क्योंकि अगले फ्रंट एंड तो चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत जो भी होगा अपनी तरफ से बता रहा हूँ। जब मैं बैक एंड लिखने पे आऊंगा तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को फ्रंट एंड समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? क्योंकि अगर बैक एंड लिख रहा हूँ, बैक एंड समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट बैक एंड लिख रहा हूँ, फ्रंट एंड समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पहले फ्रंट एंड देते हैं, उसके बाद बैक एंड अगले क्लास में